हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आपको क्लास 10th जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टॉप हिंदी के जो 15 क्वेश्चंस हैं इनकी बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस बताऊंगा एमसीक्यू के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को बताऊंगा और साथ में उसका राइट आंसर भी बताऊंगा, तो यहीं पे आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसी तरीके से मैं अदर सब्जेक्ट्स की भी एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान हो, हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू बताऊंगा। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो रामचरित ग्रंथ लिखा गया है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारे पास सूरदास जी, तुलसीदास, कबीरदास या बिहारी। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और बिहारी, इनमें से कौन है जिसने रामचरितमानस लिखा है? अगर आपको याद है तो उसको कमेंट करिए। इसका आंसर आपका है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने क्या किया है? रामचरितमानस नाम का ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए आंसर बी। साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास निराला, या फिर मैथिली शरण गुप्त, पंत, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे और प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है। तो साकेत किसकी रचना है? तो साकेत, ध्यान रखिएगा, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ये इंपॉर्टेंट रचना है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो छायावाद युग है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास पंत यानी आपका सुमिंद्रानंदन पंत हो गया। दूसरा क्या है? निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता है निराला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, शॉर्ट में इनको बोला जाता है निराला। उसके बाद जयशंकर प्रसाद। चौथा ऑप्शन है हमारे पास महादेवी वर्मा। चौथा ऑप्शन क्या है? महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग का प्रवर्तक कवि माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, तो इसका राइट आंसर आपका है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कामायनी किस विधा की रचना है? यानी जो कामायनी आपकी रचना है, आपको शायद पता होगा कि ये रचना आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और उसके बाद बोला गया है कि ये किस विधा पर आधारित है? ये नाटक है, उपन्यास है, महाकाव्य है या फिर कहानी है? तो इसके केस में आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन सी आपका राइट है। कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा, क्या पूछा गया है? दो बैलों की कथा, ये किसकी रचना? ये कहानी है दो बैलों की कथा। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, रेणु परसाई, हरिशंकर परसाई इनका फुल फॉर्म है, और अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, जिन्हों शॉर्ट में क्या बोला जाता है? अज्ञे। तो दो बैलों की कथा के लेखक हैं आपके प्रेमचंद्र। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? आंसर है प्रेमचंद्र। इसमें मैं आपको सब तरीके के जो भी आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, हर एक तरीके के एमसीक्यू कराने वाला हूँ। सूरसागर, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो इसको आपको बिना देखे लगा देना है। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी। क्योंकि सूरदास जी की तीन ही रचना थी। एक आपकी थी सूरसागर, जो आपके सामने लिखा है, और एक आपकी थी, ये यहाँ पे सूरसागर होगा, सूरसागर। एक थी शरावली और एक आपकी थी साहित्य लहरी।
बस ये 3 ही रचनाएं जो सूरदास जी की हैं, तो इनको बहुत ध्यान से रखिएगा। इनका जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास जी की 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ध्यान रखिएगा, सूरसागर का रचयिता कौन है? सूरदास। ऑप्शन सी आपका। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के परिवर्तक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के परिवर्तक माने जाते हैं? तो देखिए, भारतेंदु से ही याद रखिएगा कि इसके परिवर्तक कौन है? भारतेंदु युग। ये किसके परिवर्तक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के परिवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये समास का क्वेश्चन है आपका। नीलांबर में आपका कौन सा समास है? नीलांबर वर्ड है, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? अगर समास के पार्ट्स आपने पढ़े होंगे तो नीलांबर का मतलब क्या आता है? नीला है जो अंबर, अर्थात इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश आप बोल सकते हैं, उसका क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप पढ़ के जाएंगे। जल में रहने वाला, क्या बोला गया? जल में रहने वाला। अब देखिए, जल में रहने वाला थलचर तो हो नहीं सकता, क्योंकि थलचर तो जो आपका भूमि पर रहता है। नभचर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश में रहने वाला होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलचर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। उभयचर क्या होता है? उभयचर वो होता है जो जल में भी पाया जाए और प्लस धरती पर यानी भूमि पर भी रहे। धरती पर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे भूमि पर रहे। जो जल में भी रहे और भूमि पर भी रहे, उसे बोला जाता है उभयचर। जैसे आपका मेढक हो गया। अगला है हमारा आंख का तारा। मुहावरे का क्या अर्थ है? एक मुहावरा इन्होंने दिया है, आंख का तारा, और उसका अर्थ पूछा है। शत्रु हो ही नहीं सकता। आंख का तारा, इसका अर्थ शत्रु नहीं होगा। फिर क्या है? प्रिय। इसका अर्थ क्या होता है? प्रिय होता है, यानी आंख का तारा उसे बोला जाता है जो आपका बहुत प्रिय होता है। मूर्ख, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और दुखी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अब देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं पूछा गया रस कितने होते हैं, पूछा गया रस कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, एक आपका हास्य रस है और एक हास्य है, और एक आपका है करुण है। कौन सा है? करुण है। तो कई सारे बच्चे कहेंगे इसमें 2 ऑप्शन नहीं दिया गया। तो बेटा, इसमें ओवरऑल पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रस आपके 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जो वीर रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? जो जहाँ पे आपकी किताब में रस शुरू हुए हैं, वहाँ पे एक इंडेक्स बना होगा, वहाँ पे सबका स्थायी भाव लिखा होगा, तो उसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव रति नहीं है, हास्य रस का होता है, सॉरी श्रृंगार रस का होता है, क्रोध भी नहीं होगा, उत्साह क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शोक आपको पता है करुण रस का उदाहरण होता है, स्थायी भाव होता है। आगे बढ़ते हैं। जो देखा ना जा सके शब्द है, मतलब ये भी एक वाक्यांश है जिसमें पूछा गया है जो देखा ना जा सके, उसे एक शब्द में क्या बोला जाएगा? ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती, उसे एक शब्द में क्या बोला जाएगा? पहला ऑप्शन है दृश्य, दूसरा है अदृश्य, और तीसरा क्या है? सुदृश्य, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास दृष्ट। तो ये सिंपल सा आपको पता होगा, जो देखा ना जा सके, जो देखा जा सके उसे दृश्य बोला जाता है। अब जो देखा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अदृश्य। अदृश्य हो जाएगा जिसे देखा ना जा सके। अगला, राम गया में कौन सा काल है? अब देखिए, पूछा गया राम गया, इसमें कौन सा काल है? कौन सा काल है? तो देखो, राम गया अर्थात क्या हुआ? चला गया ना। राम गया यानी चला गया, तो चला गया यानी बीत गया। चला गया यानी बीत गया, यानी वो कुछ समय पहले चला गया होगा। अब चला गया है तो फिर इसमें कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। यही होता, राम जाता है तो वर्तमान काल हो जाता। अब यहाँ पे ही बोल दिया था कि राम जाएगा, तो आपको पता है क्या हो जाता? भविष्य काल हो जाता। आज्ञार्थी का तो यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, आज्ञार्थक का। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी छायावाद की कवित्री है। कहाँ की है? छायावाद की कवित्री है महादेवी वर्मा जी, और जयशंकर प्रसाद भी आपके छायावाद युग के कवि हैं।
अगला, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? जो कबीरदास जी थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो देखिए, कृष्ण वाला होगा नहीं ऑप्शन, और राम वाला भी नहीं होगा, क्योंकि कबीर ना तो कृष्ण पे भक्ति शाखा के थे और ना ही राम भक्ति शाखा के थे। अब दो ऑप्शन है आपके पास, सगुण की निर्गुण। तो ध्यान रखिएगा, निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। किसके थे? निर्गुण काव्य धारा के कवि थे और भक्ति काल के थे। काल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा भक्ति काल। कौन सा काल आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा भक्ति काल। अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये भक्ति काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है, पत्र किस गद्य विधा में आता है? जो पत्र है वो किस गद्य विधा में आएगा? जैसे कि कहानी में आएगा, कि निबंध में आएगा, कि पत्र में आएगा, कि जीवनी में आएगा? तो देखिए कॉमन सा है, पत्र है तो किस विधा में आएगा? पत्र विधा में ही आएगा, क्योंकि कहानी एक अलग विधा है, निबंध एक अलग विधा है और जीवनी भी एक अलग विधा है। अगला देखिए, बहुत सिंपल सा मैंने प्रश्न रखा है। कई बार बहुत सिंपल से प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में और हम जल्दी में उसको गलत कराते हैं। तो नीर शब्द के पर्यायवाची है। नीर शब्द का पर्यायवाची क्या है? जल है, कि अग्नि है, वायु, आकाश? अब देखिए, नीर के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नीर का पर्यायवाची है जल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है? बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे अमर कहा जाता है। जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक वर्ड है अजर, इसका भी याद रखिएगा। अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है अजर ना हो। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? खुश होना नहीं, ये आंसर इसका नहीं होगा। हाथ मलने का खुश होना नहीं होता है। पछताना, यही आपका क्या है? राइट आंसर है। हाथ मलने का मतलब क्या होता है? पछताना। अगला, 21वीं सदी 21 हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ किस सदी से माना जाता है? जो आधुनिक युग है, जो वर्तमान युग है हिंदी साहित्य का जो चल रहा है, उसका आरंभ जो है कौन से सदी से माना जाता है? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी की 20वीं सदी? तो इसका राइट आंसर है 19वीं सदी से माना जाता है। 19वीं सदी से, यानी 1947 से लेके अभी तक की माना जाता है। अगर समय सीमा आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा 1947 ईस्वी से अभी तक, अब तक जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, प्राचीन हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से कौन सा साहित्य मिलता है? जो प्राचीन हिंदी साहित्य है उसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है? तो देखिए, उसमें आपको लोकगीत एवं शाश्वत कविता, आपको लोकगीत देखने को मिलता है और उसमें शाश्वत कविताएं लिखी हुई देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार कौन है? जो मधुशाला आपका ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चौथा ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा। तो ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन जी है। इन्होंने ही मधुशाला नाम का ग्रंथ लिखा है। बहुत अच्छे से इनका नाम याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। अब इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो भी छायावादी युग के कवि दिए गए हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे नाम याद रखने हैं। निराला, महादेवी वर्मा, पंत या प्रसाद। यानी निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, या फिर आपका सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, या फिर सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास। अगले ऑप्शन है हमारे पास हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या सुभद्रा कुमारी, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये तो सब आपके आते हैं भक्ति वाले में, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? अभी हमने बताया था छायावादी युग में आपका महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद तो आते हैं, और साथ में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड सुमित्रानंदन पंत भी छायावादी युग के कवि हैं। तो इस पेयर को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यही आपके छायावादी युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
सुविद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार की कवित्री है, मतलब किस काल की कवित्री है? छायावादी युग की है, रीतिकालीन है, स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित कवित्री है या फिर आधुनिक कविता? तो इसका आंसर सी यानी स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित कवित्री है। अगले प्रश्न की तरफ, काव्य साहित्य का इतिहास मुख्यतः क्या बताता है? जो काव्य साहित्य का इतिहास है वो किस चीज़ को बताता है? तो देखिए, कोई भी चीज़ है तो उसके विकास को बताएगी। अब यहाँ पे काव्य साहित्य लिखा है तो गद्य साहित्य का विकास तो हो ही नहीं सकता। लोकगीत ऑप्शन है ही नहीं, कवियों का जीवन ये भी नहीं बताएगा। क्या बताएगा? काव्य विधाओं और रचनाओं का विकास, कैसे काव्य विधाएं और उनकी रचनाओं का विकास हुआ, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ, काव्य के प्रमुख रूप कौन से हैं? काव्य के प्रमुख रूप कौन से हैं? तो देखिए, अब गद्य तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये अलग ब्रांच है, और कहानी भी किस में आपकी आती है? कहानी और निबंध भी आपके गद्य में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गीत, गजल और कविताएं, ये सब किस में आते हैं? आपके काव्य में आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में प्रकृति और जीवन पर किसका अधिक प्रभाव दिखता है? यानी जो आधुनिक हिंदी कविता है, प्रकृति और जीवन, वो इस पर किसका प्रभाव दिखता है? छायावाद का दिखता है, भक्ति काल का दिखता है, कि आपका रीतिकाल या आदिकाल? तो देखिए, इसका आंसर है आपका छायावादी युग या छायावादी काल का प्रभाव दिखाई देता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में वीर रस का विशेष रूप किस प्रकार की कविताओं में होता है? अब वीर रस कहाँ पे यूज किया जाएगा? भक्ति गीत में होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वीर रस का क्या काम है। उसके बाद देशभक्ति कविता में, हाँ, वीर रस मतलब क्या? जो आपको उत्साह नाम का भाव जागृत हो, जो युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए आपके हृदय में जागृत होता है, तो वो किस में आएगा? आपका देशभक्ति कविता में। हास्य कविता होगा नहीं, यहाँ पे हास्य रस आएगा और यहाँ पे श्रृंगार रस आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कामायनी के लेखक हैं, अभी मैं पहले बता चुका हूँ, जयशंकर प्रसाद। ऊपर इसको मैंने बताया था कि ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस का मुख्य भाव क्या है? श्रृंगार रस का मुख्य भाव क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम और सौंदर्य। कई बार आपको एक वर्ड लिख जाएगा रति, तो रति के इसका क्या होता है? स्थायी भाव होता है। ये रति स्थायी भाव है और ये क्या है? मुख्य भाव है। सोरठा छंद में प्रत्येक पहले और तीसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा में आपके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर आपको खुद देना है, ये आपके सिलेबस में है। अगले पे बढ़ते हैं, रोला कितनी मात्राओं का छंद है? रोले में जो रोला छंद है उसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका भी आंसर आपको खुद याद रखना है। आई होप आपको याद भी होगा। अगला क्या है हमारा? करुण रस का अनुभव कब होता है? करुण रस का कब अनुभव होता है? प्रेम में नहीं, यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। दुख और पीड़ा में क्या हो जाएगा? दुख और पीड़ा में करुण रस का अनुभव होता है। वीरता में तो वीर रस होगा, हास्य, और हास्य में हास्य रस ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी कविता में स्थायी रस किसे कहते हैं? स्थायी रस किसे कहते हैं? जो मुख्य रस आपका होता है उसे ही स्थायी रस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छंद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जब कोई रचना की जाती है, कोई कविता लिखी जाती है, उसमें छंद जो इंक्लूड किए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कविता में लय और संगीत लाना। कविता में क्या लाना? लय और संगीत लाना। अगला हमारा है, उपमा अलंकार में क्या मुख्य है? उपमा अलंकार में क्या क्या किया जाता है? तुलना की जाती है, विरोधाभास बताया जाता है, ध्वनि प्रभाव होता है, अप्रत्यक्ष। तो देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है? परिभाषा आपने याद करी होगी, जहां पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। रूपक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? तो रूपक अलंकार क्या होता है? किसी भी शब्द का अप्रत्यक्ष अर्थ बताता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जो अप्रत्यक्ष अर्थ बताए उस अलंकार को कहा जाता है रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो जो अनुप्रास अलंकार होता है ये ध्वनि का समन्वय दर्शाता है, इसको याद रखिएगा। अनुप्रास अलंकार क्या दर्शाता है? ध्वनि का समन्वय दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अप्रत्यक्ष अर्थ देना। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्रत्यक्ष अर्थ देना। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका है। 10 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, ध्यान से याद करिएगा इनको, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता में सुंदरता और भाव बढ़ाना, कहानी का निर्माण होगा ही नहीं, निबंध ना, आलोचना भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट, कविता में सुंदरता और भाव को बढ़ाना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, लड़का पढ़ रहा है में मुख्य क्रिया कौन सी? अब देखिए क्रिया आपको पता है पढ़ना, क्रिया क्या हो गई? पढ़ना हो गई।
तो पढ़, यही आपकी क्या है, क्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उनका शब्द किस प्रकार का है, उनका शब्द क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर संज्ञा है। तो देखिए उनका, इनका, वह, यह, में, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुप्रभात में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको पता होगा, जो वर्ड शुरू में लगा हो। उपसर्ग क्या होता है, जो वर्ड आपका शुरू में लगा हो वही आपका उपसर्ग होता है। तो देखिए इसमें शुरू में क्या लगा, सु लगा हुआ है, यानी यही आपका क्या है, उपसर्ग है। सुप्रभात में शुरू में क्या लगा, सु लगा है, यानी इसको हम अलग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सु और प्लस प्रभात, ये मिलकर क्या बनेगा, सुप्रभात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है, जो विद्यालय वर्ड है इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, विसर्ग संधि है कि स्वसंधि, यानी संधि के प्रकार आपको याद करने हैं। क्या याद करना है, प्रकार आपको याद करके जाने हैं। तो इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है हमारा, खेलता किस रूप की क्रिया है? खेलता जो है क्या है, अब देखो खेलता यानी अभी तक की क्या हो रहा है, खेल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल आपका, ऑप्शन ए। वाक्य का काल किससे निर्धारित होता है? वाक्य का जो काल है वो किससे निर्धारित होगा, यानी जो समय है वो किससे, संज्ञा से निर्धारित होगा। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, तो पॉसिबल नहीं है इससे निर्धारित होना। क्रिया, क्रिया बताएगी कि क्रिया हो रही है तो आपका वर्तमान काल है, हो रही अगर, और अगर हो चुकी है, क्या है, चुकी है, तो आपका भूतकाल हो जाएगा, और अगर होनी है तो क्या हो जाएगा, आपका भविष्य काल। तो इसका कौन बताने वाला है, क्रिया बताएगी आपको। अगला हमारा है सुंदर, किस शब्द का, किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए सुंदर संज्ञा नहीं, संज्ञा नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम भी नहीं है क्योंकि उसमें यह, वह, मैं, तुम आता है। विशेषण, सुंदर क्या है, एक विशेषता है। ये क्या है, एक विशेषता है, और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। और शब्द का प्रकार क्या है, और किस तरीके का शब्द है, क्रिया है, नहीं है, विशेषण भी नहीं है। तो ये कैसा शब्द है आपका, संयोजक, जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, ऐसे वर्ड को कहा जाता है संयोजक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयोजक। आगे बढ़ते हैं। सभी शब्द किस प्रकार का, जो सभी है, सभी क्या है, किस प्रकार का शब्द है, सर्वनाम होगा नहीं, संज्ञा भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, विशेषण। ये कैसा शब्द है, ये आपका विशेषण का शब्द है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो टॉप हमारे 15 क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। हर एक क्वेश्चंस को मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है। और हर सब्जेक्ट के जो टॉप 50 MCQ होंगे वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, और यही आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।